स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। चलिए बेटा, स्वागत है आप सबका। पार्ट नंबर 2 करेंगे आज हम लोग। पार्ट नंबर 1 के अंदर 4 केस स्टडी की थी हमने। चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आज की क्लास में बाकी की केस स्टडी करेंगे। तो सारी केस स्टडी हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, CBSE वगैरह में पेपर में आ चुकी हैं। सारी पेपर की केस स्टडी है, ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखिएगा। पहले आई होप आप लोगों ने चैप्टर कर लिया होगा। तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2-3 बार रिवीजन करके उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं केस स्टडी नंबर 5। तो ध्यान से देखना बेटा, पहले केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना है। अगर आप केस स्टडी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि बेटा उसके अंदर से आंसर कैसे निकालना है। जैसे मैं ये क्वेश्चन सिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखना आप लोग आराम से, बिल्कुल ठीक है। क्या कहता है इसके अंदर, देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं बेटा। XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing the solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural area। कोई रूरल एरिया है बेटा, गांव वगैरह के जगह, ठीक है। तो वहाँ पर, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने का कोई साधन, अच्छा साधन नहीं है। तो एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ पावर लिमिटेड। वो कंपनी क्या सोच रही है कि भाई सोलर लेंटर लगा दें हम वहाँ पे, ठीक है ना, मैन्युफैक्चर करने की सोच रहे हैं, एक फैक्ट्री लगाने की सोच रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है, ओके ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिख रखी है, द रिवेन्यू अर्न बाय कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट। अभी वो सोच रहे हैं, मतलब उन्होंने मान लेते कि भाई उन्होंने सेटअप, ये यहाँ पे लिखा हो ना वर्ड कि सेटअप, उन्होंने सेटअप लगा दिया है। तो बेटा अभी लगाया है उन्होंने, ठीक है, अभी जस्ट शुरू किया है। तो जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, सबसे पहला मकसद क्या होता है हमारा, सर्वाइव करने का, कि मार्केट के अंदर टिक जाए भाई। तो सर्वाइवल, ये पॉइंट हमने कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ये पॉइंट कहीं हमने पढ़ा हुआ है। अब अगली लाइन से और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, देखना। द रिवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क बेटा। तो पहले साल यानी कि अभी अभी जो उन्होंने सेटअप लगाया है, उससे सिर्फ उतना ही रेवेन्यू हुआ उनको जिससे कि उनका कॉस्ट रिकवर हुआ, मतलब जितनी कॉस्ट उतना ही उन्होंने कमा पाए वो लोग, ठीक है। ये बात क्या कह रही है, ये बात कह रही है कि सर्वाइव करने की बात कह रही है बेटा ये, ठीक है ना। ये सर्वाइवल वर्ड कहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर आपको याद हो तो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, आपने ना क्या पढ़ा था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव पढ़े थे बेटा हमने, ठीक है। मेरे रेगुलर बैच में देखोगे आप तो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए थे मैंने, जिसमें एक मैं हुक भी बताया था कि JB सर का दोस्त अक्टूबर में SP बन जाएगा। अक्टूबर का O उठा लो, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बेटा, S स्टैंड फॉर सोशल ऑब्जेक्टिव, P फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव मैंने कराया था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसमें मैंने 3 वर्ड समझाए थे बेटा आपको, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो सर्वाइवल के बारे में हमने बातें की थी वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर ये पूरी बातें पढ़ने के बाद लग रहा है सर्वाइव का पॉइंट है, ओके। आगे पढ़ते बेटा। एज द डिमांड ऑफ द लेंटर्स वाज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, लेंटर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है बेटा। कंपनी डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू जनरेट द हायर सेल। डिमांड बढ़ रही है तो कंपनी सोच रही है ठीक है भाई प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम नियर बाई विलेज एज वेरी, ठीक है ना, फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दैट एरिया बेटा। जी जहाँ गांव के आसपास, जिस गांव के अंदर मान लेते हैं इन्होंने सेटअप लगाई थी फैक्ट्री, तो भाई फैक्ट्री लगाने का कुछ तो फ़ायदा होगा ना, वहाँ के लोगों को इन्होंने नौकरी पर रख लिया। वहाँ के आसपास के जो गाँव के लोग थे वहाँ पे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी मिल गई बेटा। ये पॉइंट कहाँ पे पढ़ा था सर, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा। जब तक आपको चैप्टर नहीं आता होगा केस स्टडी भूल जाओ बेटा, तो चैप्टर पढ़ लो पहले 2-3 बार। हमने पढ़ा था ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर ही। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक होता था सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर मैनेजमेंट को सोसाइटी का ध्यान रखना होता है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना भी तो सोसाइटी का ध्यान रखना है बेटा, ओके, ये भी तो उसकी जिम्मेदारी है। तो ये हो गया यहाँ से। तो यानी कि पहले वाले जो ये पॉइंट थे इससे क्लियर हुआ कि भाई कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल यानी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस वाले बात से पता चला कि बेटा ये कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, ठीक है ना, बोलो किसकी बात कर रहा है बेटा, ये यहाँ पर सोशल ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ठीक है, यस सर। तो अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन के अंदर आंसर पूछ रहा है बेटा पहला, अच्छा ऊपर वाली लाइन नहीं पढ़ी हमने, ये पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, ये मैं हटा देता हूँ, ये वाली लाइन रहेगी बेटा, तो ये पढ़ लेते हैं। आगे कहता है द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड टू ओपन स्कूल, ठीक है ना, एंड क्रैचेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, ठीक है ना, जो अपने एम्प्लॉय हैं उनके बच्चों के लिए
और आसपास के बच्चों के लिए उन्होंने क्या किया, स्कूल खोले हैं। स्कूल खोलना अच्छी बात है बेटा, ठीक है, स्कूल खोले, पढ़ाई को प्रमोट कर रहे हैं वो लोग, अच्छी बात है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, देखो, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट डिसाइडेड अबव। सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव बेटा, डिस्कस अबव। जो ऊपर डिस्कस कर रखे हैं आइडेंटिफाई करो, जो ऊपर डिस्कस कर रखे हैं बेटा, ठीक है ना, ये कह रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई करो। तो ऊपर तो दो ही चीज़ डिस्कस की थी भाई, एक ये वाला और एक ये वाला। तो पहले वाले पॉइंट से हमें क्या पता लगा था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर, और दूसरे वाले पॉइंट से क्या पता चला था, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ नेक्स्ट वाली शीट को। दूसरे वाले पॉइंट से हमें क्या पता चला था बेटा, कि सोशल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे पता चला था, सर्वाइवल वाले पॉइंट से, कि भाई पहला साल है, उतने रिवेन्यू कमा रहे हैं, सर्वाइव करने की बात थी, है ना, नया नया बिजनेस था। दूसरा बेटा, ठीक है ना, दूसरे वाले पॉइंट से कैसे पता चला था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो गांव के लोगों को, तो इसका मतलब है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद ये कहता है इसको एक्सप्लेन भी कर दो, तो एक्सप्लेन कर देना बेटा, इसको जैसे एक्सप्लेन किया गया था वहाँ पे वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हो आप। जब हमने ऑब्जेक्टिव किए थे तो मैंने आपको सिखाया था बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज का स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट में, ठीक है ना, अच्छे से यूज करना बेटा। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ के बारे में भी हमने बात की थी, ठीक है ना। सोशल ऑब्जेक्टिव आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे सोसाइटी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैनेजरल एक्टिविटीज़ की जाती हैं। इसके अलावा एग्जांपल दे सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, सेफ्टी, प्राइस कंट्रोल वगैरह वगैरह, एनवायरनमेंट वगैरह भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट हो गए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया आपका आंसर, और सोशल ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूँ। दूसरा क्वेश्चन इसने पूछा, आइडेंटिफाई द टू वैल्यू विच कंपनी वांट्स टू कम्युनिकेट टू द सोसाइटी। कौन सी दो ऐसी चीज़ें हैं बेटा जो ऊपर से देख के आपको लगता है कि मतलब भाई ये चीज़ है जो सोसाइटी के प्रति मतलब उन्होंने की है। पहला बेटा, गांव के अंदर उन्होंने सेटअप लगाया फैक्ट्री का, उससे गांव को डेवलप होएगा, तो रूरल डेवलपमेंट होगा। तो क्या होगा बेटा, रूरल डेवलपमेंट होगा। दूसरा, उन्होंने स्कूल खोले हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, वो एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं बेटा। बहुत ही अच्छी केस स्टडी थी, ठीक है ना, और बिल्कुल भी कुछ ऐसा नहीं था कि नया था इसमें। ऐसी ही केस स्टडी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी की थी हमने। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा सेम टू सेम केस स्टडी थी बेटा, सिमिलर केस स्टडी, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4, आप जाके देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में, पार्ट नंबर 1 में। चले आगे, ये थी हमारी केस स्टडी नंबर 5। चलते हैं बेटा केस स्टडी नंबर 6 की तरफ। चलिए केस स्टडी नंबर 6 पे आ जाते हैं और केस स्टडी नंबर 6 पढ़ लेते हैं बेटा। क्या कहता है केस स्टडी नंबर 6, ये रहा। ये कहता है यूअर ग्रैंडफादर। चलो बेटा, यूअर ग्रैंडफादर मतलब मैं अपने ऊपर लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मेरे दादाजी हैज रिटायर्ड एज डायरेक्टर ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मेरे दादाजी एक कंपनी में काम करते थे बेटा, और कंपनी क्या करती थी, कुछ मैन्युफैक्चर करती थी, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाती होगी। उस कंपनी में मेरे दादाजी डायरेक्टर थे और वहाँ से रिटायर्ड। नाम समझ में आ गया बेटा, डायरेक्टर। डायरेक्टर वर्ड कहीं पड़ा हुआ है, यस सर पड़ा हुआ है। जब हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते थे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, टॉप लेवल मैनेजमेंट। आगे कहते हैं एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाज ही वर्किंग। तो मेरे दादाजी किस लेवल पे काम कर रहे थे बेटा, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहे थे। व्हाट फंक्शंस डू यू थिंक ही वाज परफॉर्मिंग एट दैट लेवल, स्टेट एनी टू फंक्शंस बेटा। इसे दो ही फंक्शन पूछे। ये कह रहा है कि आपके दादाजी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, आपने बता दिया कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है बेटा डायरेक्टर। आप जाकर मेरे नोट्स में देख सकते हो, वीडियो में देख सकते हो। उसके बाद बेटा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसके कोई भी दो फंक्शन बताओ। तो दो क्या बेटा, बहुत सारे कराए थे मैंने, 5 फंक्शन कराए थे वहाँ पे आपको। डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करता है। डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज, ठीक है ना, डिटरमाइनिंग द एक्टिविटीज, असेंबलिंग द रिसोर्सेज एंड अप्रूविंग द बजट बेटा। कोई भी दो को एक्सप्लेन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन कर दो कि भाई जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं, टारगेट को सेट करते हैं। एग्जांपल दे सकते हो कि भाई नेक्स्ट क्वार्टर से हमें जो टारगेट है टर्नओवर वो जो है सेल बढ़ानी है और 1000 करोड़ टारगेट रहेगा। डिटरमाइनिंग द पॉलिसीज में आप लिख सकते हो कि भाई टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसी बनाता है बेटा, और पॉलिसी बनाता है जैसे कि भाई अब उधार पे सेल करना बंद करो, कैश बेसिस पे पॉलिसी रहेगी हमारी कि कैश में सेल करेंगे हम, कैश बेसिस पे, ठीक है, उधार देना बंद, बात खत्म। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था इसके अंदर, वेरी वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देख आप इसको देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम अगर करूँ इसको तो आप इसको देखो कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नया कुछ नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नया मिलेगा कुछ। 1 2 3 4 5
यही क्वेश्चन लगभग 5 बार पेपर में आ चुका है बेटा, लेकिन इसके अंदर नया कुछ नहीं मिलेगा, सब एक जैसे पार्ट है। तो एक पार्ट पढ़ लेते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट पढ़ लेते हैं बेटा इसका। ओके, स्टार्ट करें? ये सर स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो बेटा इसका फर्स्ट पार्ट शुरू कर देते हैं, और ये रहा, पढ़ते हैं इसको। देखो, रितु इज मैनेजर, ठीक है। रितु क्या है बेटा? मैनेजर है। मैनेजर को मैंने यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रखा है, रितु मैनेजर है। मैनेजर मतलब, ठीक है ना, मैनेजर मतलब भाई मैनेजर की बात कहाँ पे की थी, याद करो बेटा। मैनेजर की बातें कहीं पे पढ़ी थी हमने, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। सारे के सारे मैनेजर कहाँ आते हैं बेटा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। रितु इज मैनेजर ऑफ द नॉर्थर्न डिवीजन ऑफ लार्ज कॉर्पोरेशन हाउस बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एट व्हाट डज सी वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन? एट व्हाट लेवल बेटा? तो कौन सा लेवल है? मिडिल लेवल है। व्हाट आर द बेसिक फंक्शन? और भी फंक्शन इसके बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हमने पढ़े थे। इंटरप्रेटिंग द पॉलिसीज, मिडिल लेवल क्या करता है? इंटरप्रेट करता है पॉलिसीज को। अपॉइंटिंग द एम्प्लॉइज, इशूइंग द इंस्ट्रक्शंस, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है उनको, ठीक है ना, उनको गाइड कर सकता है, ठीक है ना, और अपॉइंट कर सकता है एम्प्लॉय। ब्रांच मैनेजर या मैनेजर के पास ये जो अधिकार होता है बेटा कि वो अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है ना, और पॉलिसी को इंटरप्रेट करता है वो, ठीक है, जो पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बताई थी। क्लियर है बेटा? तो ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो पहले तो यहाँ पर आंसर में क्या हो जाएगा कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। आगे चलते हैं और आगे इसको कर लेते हैं जूम, ठीक है ना, और फिर इसके कर दोगे बेटा आप फंक्शन मैंने बता रखे हैं आपको, वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से याद करना, यहाँ से याद कर सकते हो, नहीं तो मेरा वीडियो देख सकते हैं आप, और वहाँ पर मैंने जो फंक्शन बता रखे हैं वो एक्सप्लेन कर सकते हो एज यू विश। अब आता है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान से पढ़ेंगे बेटा। वैभव गारमेंट्स लिमिटेड टारगेट टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट पर मंथ एट ए कॉस्ट ऑफ 150 रुपीज पर शर्ट बेटा। एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक टारगेट रखा बेटा। कंपनी का टारगेट क्या है कि 10,000 शर्ट, एक महीने में ना कितनी शर्ट बनानी है हमें, प्रोडक्ट बनाने हैं 10,000 शर्ट बनानी है बेटा, 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करनी है, और एक शर्ट की कीमत कितनी होनी चाहिए? 150 रुपये होनी चाहिए। द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव, प्रोडक्शन मैनेजर जो वहाँ पे काम कर रहे हैं बेटा, कुड अचीव दिस टारगेट एट कॉस्ट ऑफ 160 पर शर्ट। उसने कहा है कि ये एक महीने में अचीव तो कर लिया, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा पड़ गई 160 रुपये। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता था? मैंने आपको कंटेंट कराया था बेटा, जाके देख लो वीडियो के अंदर, कंटेंट नंबर 2, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, मैंने लिखवाया भी था आपको, ठीक है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, ठीक है। तो आपको मैंने ये चीज़ बताई भी थी। तो बेसिकली मैंने क्या कराया था आपको, मैंने यही बताया था इफेक्टिवनेस के अंदर कि टाइम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम बेटा। तो टाइम पे तो कंप्लीट की नहीं उसने, कोई बात नहीं, 150 की 160 में, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। येस, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, ठीक है ना, इन हिज वर्क बिकॉज ही अचीव, ठीक है ना, 10,000 प्रोडक्शन जो टारगेट रखा था विद इन ए मंथ। बात खत्म। ओके बेटा, क्लियर है? यस सर। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना, और यहीं तक केस स्टडी मैं कराऊंगा। तो सारी केस स्टडी मैं करा चुका हूँ, जितनी भी मेरे पास स्कैनर के अंदर दे रखी थी। ओके, लेकिन यहाँ पर इस केस स्टडी को ध्यान से करेंगे बेटा। ये केस स्टडी नॉर्मली आपको देखो, ये कंपार्टमेंट में देखी गई केस स्टडी है, 2005 में कंपार्टमेंट में दी थी ये सीबीएसई ने। ओके, ये बेसिकली केस स्टडी किसके ऊपर है मैं आपको बता ही देता हूँ। ये प्रोफेशन के ऊपर है। हमने एक प्रोफेशन पढ़ा था बेटा, एक पॉइंट, कंटेंट नंबर 9, जो मैंने आपको रेगुलर बैच कराया था। तो उसमें कंटेंट नंबर 9 कराया था बेटा, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी डाल रखे हैं। उसमें प्रोफेशन पढ़ा था। प्रोफेशन का मतलब होता है जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दीज आर द प्रोफेशन। जिन ये लोग अपने किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर स्पेशल नॉलेज होता है, इनको स्किल्स होती है बेटा, इसलिए इनको प्रोफेशन बोला जाता है, प्रोफेशनल बोला जाता है। इसके अंदर कुछ फीचर्स की थी हमने, याद हो तो, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। देखो मैंने पहले बोल दिया, चैप्टर नहीं आता तो भूल जाओ, केस स्टडी आएंगी, ठीक है ना, बात खत्म। चैप्टर 2-3 बार अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन करने के बाद ये देख लो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से जिनके ऊपर पेपर में केस स्टडी आ सकती है, ठीक है ना, और उनको टिक कर लो, उनको बार बार लिख लिख के देख लो, और उसके ऊपर ही केस स्टडी नॉर्मली पेपर में आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या कहता है, मिस्टर नितिन सिंघानिया फादर हैज ए गुड बिजनेस ऑफ आयरन एंड स्टील बेटा। मिस्टर नितिन सिंघानिया नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है ना, क्या है बेटा, वो फादर है।
ठीक है ना, उसका अच्छा बिजनेस है आयरन एंड स्टील का। ही वांट्स टू गो, ठीक है ना, टू द यूएसए फॉर हिज MBA, बट हिज ओके, यहाँ पे ये लिखा हुआ बेटा मिस्टर नितिन सिंघानियाज, ठीक है ना, फादर। ओके, इसमें ये लिखा हुआ है, सॉरी, इसमें ये लिखा हुआ बेटा कि मिस्टर नितिन जो एक व्यक्ति है उसके फादर का बिजनेस है, ठीक है ना, आयरन एंड स्टील का। मिस्टर नितिन का बिजनेस नहीं है, वो तो उसका बेटा है, ठीक है ना। ही वांट्स टू गो टू यूएसए फॉर हिज MBA, मिस्टर नितिन वांट्स टू गो टू MBA के लिए जाना चाहता है यूएसए, ठीक है भाई। बट हिज फादर थिंक दैट, ठीक है ना, ही कुड ज्वाइन द बिजनेस, उसके फादर सोच रहे कि बिजनेस ज्वाइन कर लो भाई। ऑन द बेसिस ऑफ एमर्जिंग द ट्रेंड, डू यू थिंक, ठीक है ना, अभी आजकल जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से, डू यू थिंक दैट मिस्टर सिंघानिया शुड सेंड हिज सन टू द यूएसए, कि अपने बेटे को सिंघानिया जो है, क्या उसको अपने बेटे मिस्टर नितिन को भेजना चाहिए यूएसए MBA करने के लिए? भेजना चाहिए भाई मेरे हिसाब से तो। गिव एनी 3 रीजन्स बेटा, क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि MBA क्या है, एक प्रोफेशनल कोर्स है बेटा, और प्रोफेशनल कोर्स अगर करने जाएगा वो, तो कल को क्या मिलेगा उसको? उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगी, उसके अंदर कुछ नॉलेज आएगा। क्या आएगा? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, ठीक है ना, प्रोफेशनल, ये सारी बातें आप इसके अंदर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पर हो जाती है अपनी केस स्टडी कंप्लीट। चैप्टर नंबर 1 खत्म बेटा एकदम। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 100% कंप्लीट। इसके सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दिए हैं। पहले आप चैप्टर अगर करना है तो चैप्टर वाइज आप इसके पार्ट देख ले, उसके बाद इसकी केस स्टडी कर ले, ठीक है ना। एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, वेरी नॉर्मल चैप्टर, ठीक है ना, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप जब भी कोई केस स्टडी पढ़ते हो, अगर कोई नई केस स्टडी भी आपको कभी दिखती है बेटा, तो आप उसको पढ़ते हो तो उसके अंदर कहानी देखो कहना क्या चाहता है। लेकिन उससे भी पहले आपको पता होना चाहिए कि आप इस चीज़ में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ में कि भाई मैंने अच्छे से चैप्टर पढ़ लिया 3-4 बार, मेरे को एक एक वर्ड आता है अच्छे से, ठीक है ना। वरना फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा, क्योंकि वो किसी भी लाइन को पकड़ के केस स्टडी बना सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और अगर नए हैं तो बेटा चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आप लोगों के लिए ही मेहनत चल रही है, ठीक है ना। ओके, तबीयत इतनी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो ओके बेटा, तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक और एक कमेंट भी कर दो, ठीक है। और अगर अकाउंट्स करना है तो अकाउंट्स की वीडियो भी देख लो बेटा, और अगर करना है इकोनॉमिक्स तो बेटा फीचर चैनल के अंदर जाके देखो, स्कूल लर्निंग सेंटर के नाम से चैनल है, उसके अंदर जाओ, प्लेलिस्ट में जाया करो बेटा हमेशा, प्लेलिस्ट में सारी हेडिंग मिल जाएंगे आपको। 2022 वाली वीडियो देखने हमेशा लेटेस्ट। ओके, चलो बेटा बाय।